विक्रांत अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। My question is from Varun sir. What is the solution to the second marriage? कानून भी बनते हैं, amendments भी होते हैं, फिर भी एक पत्नी जो होती है सेकंड मैरिज, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कानून में क्रिमिनल लॉ में भी और सिविल लॉ में भी सेकंड मैरिज को हिंदूज में प्रोहिबिट किया गया है। क्रिमिनल लॉ में ये है कि सेकंड मैरिज अगर इंसान करता है तो उसकी फर्स्ट वाइफ अगर कंप्लेंट करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ये प्रोवाइड करता है और हिंदू मैरिज एक्ट में सेकंड मैरिज की कोई सैंक्टिटी नहीं है अगर फर्स्ट शादी हो चुकी है। तो अपने रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस पे अगर शादी करते हैं तो उसका तो कोई इलाज किया नहीं जा सकता कि जबरदस्ती कोई उस कानून को नजरअंदाज करके ही शादी कर ले। कानून में प्रोहिबिटेड है ये शादी। अगर कानून हो जाएगी वो। अगर सेकंड मैरिज करना चाहे तो पहला को डिवोर्स करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से दो तरह की शादियां जो है, एक वॉइड होती हैं और एक वॉइडेबल होती हैं। तीसरी परफेक्ट मैरिजेज होती हैं। जो सेकंड मैरिज है, इट इज अ वॉइड मैरिज। किसी भी इंसान को उस बंधन को मानने का कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एक हिंदू कन्वर्ट करके भी दूसरी शादी करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल और लिली थॉमस दोनों लॉज में ये एस्टेब्लिश किया है कि स्टिल ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी। तो ये कुछ जो भ्रांति है कि धर्म परिवर्तन करके वो दूसरी शादी कर सकता है, वो नहीं है। वो आजादी है। फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज नॉट हुए ना, बहुत लोगों ने किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप, हर तरीके की लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ वही मानी जाएगी जो दोनों लोग शादी कर सकते थे लेकिन शादी नहीं, दे आर एलिजिबल फॉर मैरिज पर शादी नहीं करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहना। रिलेशनशिप ये नहीं है कि आप पहली शादी होते हुए आप किसी से, लेकिन ये तो प्रूफ करना है ना बन, तो बड़ा प्रॉब्लम इसमें उलझे ने बहुत सारी। एक सवाल ले लें, पूछिए। मेरा सवाल ज्योत्सना जी से है। गैर सरकारी आंकड़ा और कुछ पुलिस रिकॉर्ड भी जांचे तो 30,000 भारतीय लड़कियां ऐसी हैं जिनको उनके प्रवासी पतियों ने छोड़ दिया है। तो ये कानून की कमी है या जागरूकता की? देखो, जागरूकता की तो कमी है ही, प्लस हमारे पास आज भी कोई कानून नहीं है। लास्ट 2009 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास एक अपील आई थी चंडीगढ़ से कि पंजाब में बहुत सी औरतें हैं जो कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस की वाइफ्स हैं और उनको छोड़ दी गई है। तो उस पर ऑल इंडिया एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के साथ, जिसमें यह डिसीजन हुआ कि ऐसी केसेस के ऊपर बेस कर तुरंत एक कानून बनना चाहिए। दैट कानून हैज स्टिल बीन प्रपोज्ड कि इन औरतों के लिए क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या सपोर्ट होना चाहिए, किस टाइप का एलिमनी होना चाहिए, उनके बच्चे का गार्डियनशिप की बात। ऑल दीज इश्यूज हैव बीन ब्रॉट इनटू दैट लॉ कि ये लॉ अभी तक गवर्नमेंट के टेबल पर है, लॉ कमीशन ने देख लिया, लॉ मिनिस्ट्री ने देखा है, लेकिन कानून अभी तक बनी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून बन जाए। इसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगा। ये जो 30,000 का आंकड़ा है, ये कोई सैक्रोसेंट फिगर नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। कभी कभी बात होती है 1 लाख से ज्यादा औरतें, कभी बात होती है 10,000 औरतें हर साल छोड़ दी जाती हैं। ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ये जो कानून बनने की प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है और इसमें बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। या तो इस तरह के लिए, इस तरह का कानून बनाने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और उन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए कि जिस वजह से ये औरतें हिंदुस्तान में रह रही हैं। क्या वो अपनी मर्जी से रह रही हैं, क्या वो वाकई छोड़ी गई हैं? एनआरआई शादी का तो कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी वो छोड़ देगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वो अगर दूसरी कंट्री में तो आपको वहां जाके अपना राइट क्लेम करना है। इसके लिए बहुत मुश्किल डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन एक बात होगी कि डिजर्शन वाला कानून उस पर लागू होगा। यदि विदेश में भी चला गया है, हम कोर्ट में जाए तो दोनों में हमें लगता है कि फौजदारी वाले केस में भी और सिविल केस में भी हम उनसे दावा दाखिल लागू है। सवाल ले लें। मेरा क्वेश्चन वरुण जी से है। विदेश में अगर कोई लड़की रहती है और उसके साथ धोखा हो जाता है तो वो कैसे मदद ले सकती है? देखिए, इसमें तो अगर विदेश में रह रही है तो विदेश के कानून ऊपर वाले का शुक्र है कि वहां पे तो बहुत अच्छे कानून है। वहां इमीडिएट रिलीफ मिलता है, कुछ दिनों के अंदर मिलता है, जिसमें यहाँ सालों लग जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं, अगर हमसे एडवाइस ली जाती है, किसी कोई एनआरआई से शादी करी हुई लड़की बाहर से एडवाइस हमसे लेती है कि मैं यहाँ के इंडिया आके करूं या वहां उसके खिलाफ एक्शन, हम कहते हैं फौरन वहां एक्शन लीजिए, क्योंकि वो वहां जो रिलीफ और रेमेडी आपको मिल जाएगी
हिंदुस्तान में मिलने में उसमें सालों लगेंगे। तो वहां तो बहुत अच्छे कानून है, हर कंट्री में अपने मैरिज लॉज इतने स्ट्रिक्ट करे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि 8-10 साल 20 साल की रिलेशनशिप के बाद शादियां करी जाती है, क्योंकि वहां मैरिज लॉज इतने स्ट्रांग है। द डे मैरिज इज कंसीव्ड, मैरिज हो जाती है, उसी दिन वाइफ का मोर देन 60% राइट एसेट्स और प्रॉपर्टीज में बन जाता है। तो उन्हें सोच समझ के शादी करनी पड़ती है कि हम, इसीलिए वो एक लंबा पीरियड रहते हैं कि क्या हम जिंदगी भर एक साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे भी पैदा होते हैं जिनको कानून की तरफ से लीगल राइट और उनको वैधता दी गई है। दे आर नॉट कॉल्ड इलेजिटिमेट। इंडिया में हमारे यहाँ है कोई? इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। सिविल कोड जहां पे लागू है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देखिए, हस्बैंड आता है कोर्ट में और वो शादी को डिनाई कर देता है। अगर हस्बैंड ने आके शादी कोर्ट में डिनाई कर दी, वाइफ अनमैरिड हो गई और बच्चे लेजिटिमेट, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि कम से प्राइमा फेसी वाइफ की कितनी ह्यूमिलेशन कोर्ट में होती है जाके, जब हस्बैंड कहता है मेरी तो शादी नहीं हुई इसके साथ, ये तो मेरे साथ रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन बन दी। अब आपने लिव इन रिलेशनशिप को जरूर कानूनी जामा दे दिया, उसके भी राइट्स बना दिए, लेकिन इससे पहले अगर आदमी डिनाई कर देता है, वाइफ का आधा टाइम तो लिटिगेशन में शादी प्रूव करने लग जाता है। अगला सवाल, मेरा सवाल सत्यमित्र दुबे जी से है। समाज में जागरूकता नहीं होने के पीछे आप किसे जिम्मेदार ठहरेंगे? इसके पीछे बहुत तरह के कारण हैं। एक तो हमारा समाज भी बहुत दूर तक रीति रिवाजों से बंधा हुआ है, लोग रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कारण ये भी है। शिक्षा की कमी है, और यदि मान लीजिए इन पर चर्चा भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लोकसभा टीवी को बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो सारे संचार माध्यमों से, प्रचार के सारे साधनों से छूटे हुए हैं। तो ये 4-5 इस तरह के कारण हैं जिनके नाते कि लोग, अच्छा, दूसरे की जो बनी बनाई लीड चली आ रही है उससे हटने के लिए भी बड़ी थोड़ी कभी कभी साहस की जरूरत पड़ती है। तो रीति रिवाजों से हटना, उसको तोड़ देना, जैसे कि मान लीजिए डाइवोर्स का कानून बना दीजिए, लेकिन पूरी दुनिया में, जहां पर कि पश्चिमी दुनिया में भी आप कोर्ट में जाए डाइवोर्स करने के लिए करें, तो अभी वहां पर भी रीति रिवाज का असर है। डाइवोर्स कोई बहुत अच्छी चीज जल्दी नहीं मानी जाएगी, ख्याल करें, एक प्रोग्रेसिव कदम है, लेकिन तब भी समाज जो है, एक समाज का अपना तरीका सोचने का हजारों सालों का है, धर्म का असर है। जैसे कि कैथोलिक, अभी कह रहे हैं मेरी चर्चा बहुत जबरदस्त है, रोमन कैथोलिक जो कंट्री, जैसे इटली में डाइवोर्स का कानून आज भी नहीं है। अगला एक सवाल पूछिए। मेरा सवाल वरुण जी से है। वरुण जी, क्या प्रवासी भारतीयों पर हिंदू विवाह कानून लागू होता है? देखिए, अगर उन्होंने शादी इंडिया में करी है, हिंदू रीति रिवाज से करी है, तो उनके ऊपर वो कानून लागू होगा। लेकिन अगर प्रवासी भारतीय ने वहां ले जाके शादी वहां के रीति रिवाज से करी तो नहीं होगा। इसका फायदा उठा के एनआरआई युवक अपनी भारतीय पत्नियों को छोड़ देते हैं, तो उन्हें कैसे सजा दिलवाई जाती है? इसीलिए हम लोगों क्या, अब कानून में सिर्फ ये तब्दीली, रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना नहीं होगा इनसोफार एज एनआरआई की शादी है। कानून इस तरीके का भी बनाना पड़ेगा कि अगर एनआरआई शादी करते हैं, उसके बाद लड़कियों को यहां लाके छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, एक है वहां जाके अगर वो उसके साथ ज्यादती करते हैं, वहां के कानून हैंडल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है, यहां आए, लड़की को छोड़ के चुपचाप चले गए, अब वो लड़की यहां रह गई, ना डिवोर्स लिया ना उसको वो किया। तो यहां के कानून इस तरीके से होने चाहिए कि एनआरआई अगर यहां पे छोड़ के जाता है तो उस अबैंडनमेंट को ही, छोड़े जाने को ही एक ग्राउंड डिवोर्स का माना जाए। दूसरी चीज, स्टेट की तरफ से उस लड़की को हर सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो उस कंट्री में जाके अपना लिटिगेशन परस्यू कर सके, गवर्नमेंट उसको फंड करेगी और वहां पे अपने लिटिगेशन को वो परस्यू करेगी। ये स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जब तक औरतों को नहीं मिलेगी जो यहां छोड़ी जाती हैं, तो वो जाके, क्योंकि यहां आने के बाद वहां जाना इतना एक्सपेंसिव है, वहां रहना भी पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड के बाद में वहां पे आपको वहां की लिटिगेशन एक्सपेंसिस यहां से बहुत ज्यादा है, हालांकि वहां पे कानूनी प्रक्रिया बहुत तेज है। तो ये स्टेट को बाय लॉ बनाना पड़ेगा कि अगर एनआरआई की लड़की वाइफ के साथ इस तरीके का होता है तो उनको एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होगा, एलिमोनी लेने के लिए, अपने राइट सीख करने के लिए उस कंट्री में स्टेट एक्सपेंसेस पे जाके उसको लड़के वहां से वो लेके। अगला एक सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि कानून एक तरफ से दूसरी औरत और दूसरी शादी को नहीं मानता है, लेकिन उनसे भी संतान को लीगल राइट देता है, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये काफी हद तक सही है। ये पूरा सच नहीं है कि वो पूरे राइट्स उसको मिलते हैं। एलिजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी में होते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कभी नहीं होते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि आज जो प्रथा चली है, क्योंकि डाइवोर्स प्रक्रिया इतनी लंबी है, डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी लंबी है और इतनी ज्यादा भयानक है। आप समझिए कि मेरी पीढ़ी जो है और आपकी जो पीढ़ी आने वाली है, ये पीढ़ी
पहली ऐसी पीढ़ी है जहां पे डाइवोर्सेस मासेस में हो रहे हैं, ना तो कोर्ट इक्विप्ड है इसको हैंडल करने के लिए, ना लॉ इक्विप्ड है। ठीक है, इन दोनों में ही अमेंडमेंट, प्रोसीजर में भी अमेंडमेंट की जरूरत है और लॉ में भी अमेंडमेंट की जरूरत है, जिससे कि जो ये लिविंग रिलेशनशिप से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कम हो, क्योंकि आदमी एक शादी से अगर खत्म हो गई है तभी वो दूसरी शादी कर लेगा। तो इससे जो है बच्चे को जो अधिकार मिलने हैं वो एक पूरे लीगल राइट्स मिलेंगे, ना कि इलिजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स मिलेंगे। नहीं, अब इलिजिटिमेसी वाला कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जहां तक कि माने अब इन लोगों को थोड़ा सा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि मतलब पुश्तैनी जो हमारा खेत है, जमीन है, वगैरह वगैरह है, लेकिन पिता ने जो कमाया है उसका प्रोविडेंट फंड है, उसकी नौकरी की जो है उसमें उस बच्चे का अधिकार होगा, जिसको कि हम गलत ढंग से इलिजिटिमेट, कोई चाइल्ड जो है इलिजिटिमेट नहीं होता है। और दुनिया में कानून जैसे स्वीडन में, नॉर्वे में, जहां पर कि बहुत शील सरकारें पिछले 50-60 सालों में रही हैं, अब ये सवाल ही नहीं रह गया है कि कोई बच्चा जो है कहीं पर अवैध है या वो है, बच्चा पूरा वैध है, राज्य जो है पूरा उसका दायित्व लेता है। और तलाक की जटिलता इस हिंदुस्तान में ऐसी है कि हजारों केसेस ऐसे हुए कोर्ट्स में जो 20-20, 25-25 साल से लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा इसी ग्राउंड पे इन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए कि अब शादी क्या रह गई। देखिए, अगर टाइम से डिवोर्स मिल जाए, दोनों पार्टीज चाहती हैं डिवोर्स मिल जाए, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो क्लॉज मांगा जा रहा है वो हो जाए, तो कम से कम अपनी जवानी में नई लाइफ तो स्टार्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट हो गया, अपनी लाइफ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लिटिगेशन में एक पार्टी दूसरी को इतना परेशान करती है कि मैं तेरा डिवोर्स तब तक नहीं लूंगी जब तक मेरी वो पूरी नहीं करी, तो एक्सटॉर्शन कर बिल्कुल, सवालों का दौर हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिए।